O17 हिंदी अध्याय 81 ट्रिंग ट्रिंग। मैं अलार्म की आवाज से जाग गया, मैं अलार्म की आवाज से जाग गया। जैसे ही मैं उठा, मैंने जल्दी से अपनी दाहिनी जेब की जांच की। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि मेरी स्पेस पॉकेट अभी भी वहीं थी। ये सपना नहीं था, मैंने खुद से कहा। कल की घटनाएं वाकई अविश्वसनीय थीं, जिससे मुझे लगा कि कहीं ये सब सपना तो नहीं था। आसमान से केवल हल्की रोशनी आ रही है, भोर होने में अभी समय है। रिया पहले ही जाग चुकी थी और एशलिन की मदद से खाना बना रही थी। ये देखकर मुझे काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि अब तक केवल मैं ही खाना बना रही थी। मैं अपने साथ जो भी मसाले लाया था, वे सभी खाना पकाने में इस्तेमाल हो गए हैं और केवल नमक बचा है, लेकिन यह अधिकतम 3 दिन तक चलेगा। जब तक मैं फ्रेश होने के लिए तैयार हुआ, तब तक बाहर का नजारा दिखने लगा था, लेकिन रिया और एशलिन अभी भी आग पर सूअर पका रही थीं। कल जब हम शिविर की तलाश कर रहे थे तो हमारी नज़र एक विशेषज्ञ श्रेणी के सूअर पर पड़ी, जिसे रिया ने नए नाइट श्रेणी के जूते और तलवार की मदद से तुरंत मार डाला। उन 2 नाइट ग्रेड कलाकृतियों की मदद से रिया की शक्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई है। अब वह 5 मिनट के भीतर विशेषज्ञ ग्रेड राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकती है। चबाओ चबाओ, एशलिन ने रिया के खाना पकाने के लिए आग उपलब्ध कराते हुए गर्व से चहकते हुए कहा। मैंने सोचा कि आज मुझे खाना बनाना चाहिए और तुम्हारी छोटी चिड़िया ने मदद करने की पेशकश की। मैं कौन होती हूँ मदद करने से मना करने वाली, रिया ने कहा। चबाओ चबाओ, एशलिन फिर से चहकी, लेकिन इस बार वह प्रशंसा मांग रही थी। एशलिन बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसके पंख थपथपाते हुए कहा। वह फिर से खुशी से चहकी और फिर अपने उदासीन स्वभाव में वापस आ गई। 15 मिनट में सूअर पूरी तरह पक गया। जब मैंने मांस का एक निवाला खाया तो मुझे यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट लगा और यह केवल नमक के साथ पकाया गया था। ये वास्तव में स्वादिष्ट है, मैंने खाते समय रिया की प्रशंसा की। धन्यवाद, मैंने इसे गुजरते हुए सीखा, उसने जवाब दिया। खाना खत्म करने के बाद हम रात के लिए बचा हुआ खाना पैक कर लेते हैं। ये देखते हुए कि कितना खाना बचा है, मुझे नहीं लगता कि हमें रात में खाना पकाना पड़ेगा। हमने कल ज्यादा दूरी तय नहीं की, रिया ने नक्शे को देखते हुए कहा। मैंने सिर हिलाकर कहा कि कल हम शॉन और कैरोल के लिए काम करने में व्यस्त थे और अपने गंतव्य की ओर ज्यादा नहीं चले। रिया ने कहा, हमें उस झील तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, अधिकतम 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है कि हमें वहां कुछ लोग मिल जाएंगे। हम अवश्य जाएंगे, मैंने कहा। घर जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह क्षेत्र अभ्यास के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक हमें घर के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक हमारे दिल में हमेशा अनिश्चितता बनी रहेगी जो हमें पागलपन की ओर ले जाएगी। हमने हमेशा की तरह चलना शुरू किया और रास्ते में आने वाले राक्षसों को मारते रहे। कल की कमाई के कारण हमारा उत्साह बहुत अधिक था। झील के रास्ते में केवल एक ही खतरनाक स्थान है, जो एक छोटी घाटी है। झील तक पहुंचने के लिए हमें उस घाटी को पार करना होगा। घाटी खतरनाक है, लेकिन हमें इसे पार करना ही होगा, क्योंकि अगर हम घाटी के चारों ओर पैदल चलें तो झील तक पहुंचने में हमें लगभग 1 सप्ताह लग जाएगा और हम इतना समय गंवाना नहीं चाह सकते। मैं कल से ही अपने रिफाइनमेंट इंजन को अतिरिक्त जोर से चला रहा हूं। रिया के कौशल में भी 80% मन शुद्धता की शर्त है और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसका मन पहले ही 80% शुद्धता तक पहुंच चुका था। रिया कह रही है कि वह 1 सप्ताह की पढ़ाई के बाद ही अपने हुनर का प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाएगी। मैं उससे ज्यादा पीछे नहीं रहूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कौशल का अध्ययन शुरू कर दिया है और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मेरी मन शुद्धता 10 दिनों के भीतर पहुंच जाएगी और उस समय मैं कौशल का प्रदर्शन भी कर सकूंगा। समय बीतता गया और हम घाटी के निकट पहुंच गए। हम उसे अपनी आंखों से देख सकते थे और वहां पहुंचने में हमें 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। हमने आज घाटी के पास ही डेरा डालने और कल घाटी में प्रवेश करने का निर्णय लिया था, क्योंकि हमें लगता था कि घाटी पार करने में हमें पूरा दिन या उससे अधिक समय लग जाएगा। चबा चबा चबा, एशलिन ने आवाज लगाई। जब हमने देखा तो एक बिल्ली जैसा राक्षस हमारी ओर आ रहा था। इसकी लंबाई आधा मीटर होती है तथा इसके पूरे कोट पर नीले सफेद रंग की धारियां होती हैं। इस क्षेत्र में कई अज्ञात जानवर हैं जिन्हें हम नहीं जानते। चबा चबा चबा, एशलिन ने कहा कि वह लड़ना चाहती थी। उसने पहले भी कई बार लड़ने के लिए कहा था। मैंने ये सोचकर मना कर दिया था कि इससे बहुत समय बर्बाद होगा, लेकिन अब ये देखते हुए कि हम घाटी के बहुत करीब हैं, मैंने उसे राक्षस से लड़ने देने का फैसला किया। ठीक है, तुम लड़ सकती हो, लेकिन इसे जल्दी खत्म करो, मैंने उसकी इच्छा को मानते हुए कहा। चबा चबा, वह जोर से चहकी और उस बिल्ली नुमा राक्षस की ओर उड़ी। मैं और रिया कुछ दूरी पर खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। बूम!
एशली ने आग का गोला बिल्ली के समान राक्षस पर फेंका, लेकिन वह फुर्ती से चकमा देकर अपने कोट से पानी की सुइयों से हमला कर दिया। मैं जल प्रकार का हमला देखकर काफी आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह पहला राक्षस है जिसे मैंने अब तक देखा है जो जल प्रकार का हमला कर सकता है। यह एक दूरवर्ती क्षेत्र प्रकार का हमला है। अगर मैंने कवच नहीं पहना है तो मेरे लिए इसे मारना मुश्किल होगा। एशलिन ने आसानी से पानी की सुई को चकमा दिया और फिर से आग के गोले से हमला किया। विशेषज्ञ ग्रेड में प्रवेश करने के बाद उसकी आग पहले से अधिक घातक थी और वह इसे अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकती थी, और यही कारण है कि उसने पहले की तुलना में आग के गोले का निर्माण करने में कम समय लिया। ये लगातार चलता रहता है, आक्रमण करता है और चारों ओर से चकमा देता है, लेकिन कोई भी राक्षस किसी दूसरे को मारने में सक्षम नहीं होता। अचानक एशलिन ने अपनी रणनीति बदल दी और हथेली के आकार के आग के गोले की बजाय मुट्ठी के आकार के आग के गोले से हमला करना शुरू कर दिया, और इस वजह से उसकी आग के गोले बनाने की गति बढ़ गई और बिल्ली के समान राक्षस को अपनी चपलता के बावजूद एशलिन के हमले से बचने में मुश्किल हो रही थी। गर्जना। बिल्ली राक्षस गुर्राया जब एशलिन आगे कोट अतीत चराए। हमने सोचा कि वह प्रतिशोध में एशलिन पर हमला करेगा, लेकिन वह भाग गया। वह इतनी तेजी से भागा कि हमें पता ही नहीं चला कि वह भाग रहा है। ये वास्तव में अचानक हुआ था कि उस बिल्लीनुमा राक्षस ने हमला कर दिया। एशलिन, इसका पीछा मत करो। मैंने एशलिन को इसका पीछा करते हुए देखकर चिल्लाया। चबा चबा, एशलिन ने आक्रोश में चहकते हुए कहा। चिंता मत करो एशलिन, घाटी में प्रवेश करने के बाद तुम्हें लड़ने के कई मौके मिलेंगे, मैंने एशलिन से कहा। हम शाम होने से 1 घंटा पहले घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं और शिविर के लिए स्थान ढूंढना शुरू कर दिया है। इस बार हम उस स्थान को देखते समय अतिरिक्त सावधान थे। हम घाटी के बहुत करीब थे और संभवतः यहाँ पर कुछ कॉर्पोरल स्तर के राक्षस का आना बहुत अधिक था। कुछ समय बाद हमें शिविर लगाने के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया। जब मैं अपने शिविर उपकरण पर बटन दबाने ही वाला था कि तभी हमने देखा कि 2 लोग हमारी ओर आ रहे हैं। उन्हें अपनी ओर आते देख हम सतर्क हो गए। जैसे जैसे वे करीब आए, मैंने उन्हें अच्छी तरह देखा। ये जोड़ा काफी अजीब है। एक लंबा और पतला है जबकि दूसरा छोटा और मोटा है। लंबा वाला शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ ग्रे रिवॉल्वर है, जबकि छोटा वाला मध्य स्तर का विशेषज्ञ ग्रे रिवॉल्वर है। नमस्ते, क्या आप यहाँ शिविर लगा रहे हैं? लंबे लड़के ने पूछा। वह देखने में तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक परिचित और हानिरहित भावना थी। हाँ, हम हैं। क्या कोई समस्या है? रिया ने पूछा। उसका व्यवहार बहुत सतर्क है। दूसरों पर भरोसा करना बहुत कठिन है, खासकर उन पर जो हमारी ही तरह की स्थिति में हैं। मैं गुफा में रिया के संकेतों का अनुसरण करते समय भी बहुत सावधान था। मैंने तभी ढील दी जब मुझे वह परिचित लगी। शॉन के साथ हमारी बातचीत और नियंत्रण पूरी तरह से अलग था। हम जो भी छोटी मोटी चीजें लेकर चल रहे थे उनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन हमारे सामने खड़े 2 लोग पूरी तरह से अलग थे। वे भी हम जैसे ही हैं और हमारे जैसे ही स्थान से आए हैं, तथा हमारे पास जो कुछ भी है उसमें उनकी बहुत रुचि होगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बस आपको आमंत्रित करने आए हैं, उन्होंने कहा। हमने उनके निमंत्रण पर प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। तुम लोग भी घाटी से गुजरने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हमने कल ऐसा ही किया था, लेकिन हम कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों से टकरा गए, इसलिए हमने घाटी में जाने से पहले कुछ लोगों का इंतजार करने का फैसला किया, मोटे युवक एंड्रू ने समझाया। मैंने समझ में सिर हिलाया। हमने भी सोचा था कि हमें कुछ कॉर्पोरल स्तर के राक्षस मिल सकते हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतनी छोटी घाटी में कई कॉर्पोरल स्तर के राक्षस होंगे। हम अभी खाना बनाने ही वाले थे। आपका स्वागत है, और अगर हम अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाव के लिए शिविर को एक ही स्थान पर रखें तो ये बहुत सुरक्षित रहेगा, नील ने कहा। ठीक है, रिया और मैंने सोचने के बाद एक स्वर में कहा। अगर रात को कॉर्पोरल स्तर का राक्षस हम पर हमला करता है तो उससे बचाव करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम 2 लोग भी उससे हरा नहीं पाएंगे, लेकिन 2 लोगों के लिए यह पूरी तरह से अलग है। हमारे पीछे आओ, हमारा शिविर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, नील ने कहा और एंड्रू के साथ चल दिया। रिया और मैं उनके पीछे पीछे चले। आप घाटी क्यों पार करना चाहते हैं? मैंने पूछा। हम इसे पार करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास नक्शा है। घाटी को पार करने के बाद हम झील के पास पहुंचेंगे, जो संभवतः कई लोगों के एकत्र होने का स्थान होगा। उनकी बातचीत से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर जाना है, जो तभी संभव है जब उनके पास नक्शा हो या किसी ने उन्हें बताया हो। क्या आप सिंध वन नहीं जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। सिंध वन इस क्षेत्र के 2 वनों में से एक है, जिसमें से एक को हम वर्तमान में कॉनराड वन के नाम से जानते हैं। पहले सिंध, हम दोनों ने एक स्वर में पूछा। वे सिंध के जंगल में क्यों जा रहे हैं?
उसने अपनी जेब से चौकोर कागज निकाला, लेकिन जल्द ही वह 1 फुट लंबे कागज में बदल गया जिस पर नक्शा बना होता है। ये हमारे नक्शे जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस पर कुछ अतिरिक्त निशान थे। नील ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले हमने एक घुड़सवार को आकाश में उड़ते हुए देखा, जो ऊपर से ये नक्शे फेंक रहा था। इससे पता चलता है कि उन्होंने इस क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है और सभी को 2 सप्ताह के भीतर वहां पहुंचने के लिए कहा है। ये समाचार सुनकर हम काफी हैरान हो गए। हमने सोचा कि जब हम छोटी झील पर पहुंचे तो पता चलेगा कि किसी को कुछ पता है या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वेस्टब्लिड ने पहले ही बचाव दल भेज दिया था। क्या आप हमें नक्शा दिखा सकते हैं? रिया ने पूछा। मैं भी नक्शा देखना चाहती हूँ। अगर उसने जो कहा वह सच है तो हमारे घर का रास्ता पहले से ही मिल चुका है और हमें बस वहां पहुंचना है। जरूर, उन्होंने कहा और हमें नक्शा दे दिया। जब हमने नक्शा देखा तो उनकी बात सच निकली। कागज के सामने वाले हिस्से पर नक्शा छपा हुआ था और पीछे की तरफ वह जानकारी थी जो नील ने हमें बताई थी। नक्शे पर सरकार की मुहर भी है, जिसे आसानी से जाली बनाया जा सकता है। धन्यवाद, रिया ने नक्शा वापस पकड़ते हुए कहा। सिंध वन इस क्षेत्र का एक और हिस्सा है। कॉनराड वन से सिंध वन तक पहुंचने के लिए हमें वेस्टलैंड से होकर यात्रा करनी होगी। 4 दिन बीत चुके थे और केवल 10 दिन शेष थे। यदि हम 2 दिन में घाटी पार कर लें तो हमारे पास वेस्टलैंड पहुंचने के लिए 8 दिन होंगे और दूरी को देखते हुए मुझे विश्वास है कि यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई तो हम 6 दिन में वहां पहुंच सकते हैं। यदि वे घटित भी होते हैं तो हमारे पास 2 अतिरिक्त दिन हैं। मुझे नहीं लगता कि बंजर भूमि में हमें कोई बड़ी समस्या आएगी, बशर्ते हम घाटी से सुरक्षित गुजर जाएं। जल्द ही हम नील और एंड्रूज शिविर में पहुंच गए। उन्हें हमसे बेहतर जगह मिल गई और वे किसी भी राक्षस के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक और बात यह है कि उनका शिविर, ये सच में ग्रेड 1 शिविर है, मेरे जैसा नहीं जो मुश्किल से ग्रेड 1 तक पहुंच पाया है। ये कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों के खिलाफ भी टिक सकता है जब तक कि किसी के पास पर्याप्त कॉर्पोरल स्तर का कोर क्रिस्टल हो। इसका रंग काला है और इसके अंदर 10 लोग आसानी से सो सकते हैं। आपको अपना शिविर लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे शिविर में सो सकते हैं। नील ने मुझे अपना शिविर लगाते हुए देखने की पेशकश की। कोई बात नहीं, हम कोई दबाव नहीं डालना चाहते, मैंने दृढ़ता से कहा। मुझे मना करते देख उसने दोबारा नहीं पूछा। हम उन्हें इतना नहीं जानते कि उनके टेंट में सो सके। रिया और मैंने यहाँ आते समय इस बारे में चर्चा की थी। जब रिया भोजन की तैयारी करने वाली थी तो नील ने हमें फिर से खाने के लिए आमंत्रित किया। इस बार हमने मना नहीं किया। मोटे एंड्रू ने आगे खाना बनाना शुरू कर दिया। वह खाना पकाने में काफी विशेषज्ञ लग रहा था। जल्द ही खाना तैयार हो गया और सबने कहना शुरू कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले खाना खाने वाली छोटी सी पेटू एशलिन है। उसने अपनी हरकतों से सबको खूब हंसाया। नील के पास एक गुस्सेल दिखने वाला आयरन हॉग राक्षस था। ये सीरिंग हॉग की उच्च श्रेणी की प्रजाति है। यह एक क्लास 9 स्ट्रेन राक्षस है जो अपने अत्यधिक गुस्से के लिए जाना जाता है। एंड्रू, तुम्हारा राक्षस कहाँ है? मैंने पूछा, ये देखकर कि एंड्रू ने अपने राक्षस को बुलाया था। उन्होंने कहा, यह आराम कर रहा है। कल ये बुरी तरह घायल हो गया था। रात के खाने के बाद हमने कल की योजना बनाई क्योंकि वे दोनों घाटी में घूमने गए थे। 1 घंटे की चर्चा के बाद हम अपने कैंप के लिए निकल पड़े। हमने तय किया कि हम 2 घंटे तक निगरानी रखेंगे ताकि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचा जा सके। रिया ने पहली पहरेदारी खुद करने की पेशकश की। मैंने सिर हिलाया और सो गया। वो मुझे 4 घंटे बाद जगाएगी जब उसका और उसके मंत्री का पहरेदारी खत्म हो जाएगा। 4 घंटे बाद रिया ने मुझे जगाया। मैंने खुद को आधी जागृत अवस्था से जगाने के लिए ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। भोर होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। मैंने समय बिताने के लिए कौशल सीखने का निर्णय लिया। freewebnovel.com। धधकते हमले वास्तव में अद्भुत कौशल है। पहले मैंने सोचा था कि यह एक निश्चित विधि के माध्यम से केंद्रित अग्नि बाण फेंकने जैसा होगा, लेकिन मैं गलत था। ये कौशल उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मैं इसका अध्ययन करता गया, मुझे इस कौशल का वास्तविक मूल्य पता चला। यदि मैं इस कौशल में अंत तक सफलतापूर्वक निपुणता प्राप्त कर लूं, तो मेरा मन संचालन एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। घूमते हुए आग के गोले जो अभी भी मुझे अनुबंध करने में सेकंड ले रहे हैं, वे विचार के साथ बनाए जाएंगे। इस कौशल पर पूर्ण महारत के साथ मैं हर पल हजारों धधकते तीर चलाने में सक्षम हो जाऊंगा, जो उच्च स्तरीय नाइट स्तर के कौशल के बराबर होगा। घंटों बीत गए जब मैं कौशल का अध्ययन करने में डूबा रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आसमान चमकने लगा। मैं अपने डूबेपन से तभी बाहर आया जब मैंने अपने बगल में हलचल महसूस की।
रिया ही जाग गई थी, मेरी तरफ इशारा करके फ्रेश होने चली गई। मैंने पढ़ाई पूरी हो जाने पर फोल्डर बंद कर दिया। एशलिन अभी भी नहीं जागी है। इस पेटू ने कल रात बहुत ज्यादा खा लिया था। उसने अपनी पहली प्लेट खत्म करने के बाद दूसरी प्लेट मांगी और अब वह देर से उठेगी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। मैंने जल्दी से फ्रेश होना शुरू किया क्योंकि जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। जब मैं कैंप के बाहर गई तो मैंने देखा कि मोटा एंड्रू पहले से ही खाना बना रहा है और रिया नील से बात कर रही है, उससे घाटी में मिले राक्षसों के बारे में पूछ रही है। गुड मॉर्निंग, मोटे एंड्रू ने कहा। मैंने भी उसके अभिवादन का जवाब दिया और उसे खाना बनाते हुए देखने के लिए उसके बगल में बैठ गई। एंड्रू वास्तव में एक अच्छा रसोइया है। उसका खाना मेरे अपार्टमेंट में मिलने वाले खाने जैसा ही है। उसके पास खाना पकाने के लिए सभी प्रकार के खाना पकाने के उपकरण, मसाले और मसाले थे। जब मैंने कल उससे पूछा कि उसने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा तो उसने बताया कि उसने क्लास ली थी। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहसी लोग युद्ध से जुड़ी क्लास के अलावा शायद ही कुछ सीखते हों। उसके खाने का स्वाद चखते हुए मैंने भी इस दुनिया से बाहर निकलने के बाद साप्ताहिक खाना पकाने की कक्षाएं लेने का फैसला किया। जल्द ही एंड्रू ने खाना बनाना छोड़ दिया और प्लेटें बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर कि एशलिन अभी भी तंबू से बाहर नहीं आई है, माफ करना, मैं एशलिन को लेकर आता हूं, मैंने कहा और एशलिन को जगाने के लिए अपने शिविर में वापस चला गया। एशलिन उठो, मैंने उसे झकझोरते हुए कहा। चबाओ चबाओ, एशलिन ने झुंझलाहट से चहकते हुए पूछा कि मैं उसे इतनी जल्दी क्यों जगा रहा हूं। मैं अचानक चुप हो गई। क्या उसकी भावनाएं बहुत स्पष्ट नहीं हैं? जब से वह विशेषज्ञ ग्रेड तक पहुंची है, उसकी बुद्धिमत्ता सामान्य विशेषज्ञ ग्रेड राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई है। सामान्यतः किसी भी विशेषज्ञ ग्रेड बंधुआ राक्षस की बुद्धि की तुलना 2 वर्ष के बच्चे से की जा सकती है और समय बीतने के साथ इसमें वृद्धि होती है या इसका स्तर बढ़ता है। लेकिन वर्तमान में एशलिन की बुद्धि की तुलना 3 वर्ष के बच्चे से की जाती है और केवल कॉर्पोरल ग्रेड बंधुआ राक्षसों में ही 3 वर्ष के बच्चे जितनी बुद्धि होती है। मैंने आह भरी। इतने भारी विषय पर सोचने का समय नहीं है। मैंने उसके सिर पर हल्के से हाथ मारा और कहा, अभी तो सुबह हो गई है, खाना नहीं खाना है क्या? चबाओ। जैसे ही मैंने खाना कहा, वह फिर से सक्रिय हो गई और भूल गई कि कुछ देर पहले वह आधी नींद में थी। चलो चलें। मैंने उसे अपने हाथों में उठाया और शिविर से बाहर निकल गया। प्लेटें पहले से ही परोसी गई थीं और वे हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने रिया के पत्थर के पांडा को भी पानी पिलाया। मैंने सीट ली और एशलिन को अपने बगल में बैठाया और खाना खाने ही वाला था कि चबाओ चबाओ चबाओ। एशलिन ने जोर से चहकते हुए मुझे खाना न खाने की चेतावनी दी। मैंने एशलिन की भावनाओं को कभी इतना गंभीर महसूस नहीं किया था। रिया, मत खाओ, मैंने जोर से कहा। रिया का हाथ रुक गया क्योंकि वह काटने वाली थी। न केवल वह बल्कि उसका राक्षस भी रुक गया। उसने अपने राक्षस को काटने से रोक दिया होगा। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया जबकि उसका दाहिना हाथ किसी के ध्यान में आए बिना उसकी दाहिनी जेब के पास पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? एंड्रयू ने गुस्से से कहा। तुम हमें बताओ, तुमने खाने में क्या मिलाया? मैंने भी पूछा। मैं एशलिन के फैसले पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं, खासकर जब खाने की बात आती है। वह चमत्कारी फल की गंध भी महसूस कर पा रही थी, लेकिन उस फल में जो कुछ भी था उसका उल्लेख करना उचित नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि हमने भोजन के साथ कुछ किया है? नील ने आरोप लगाते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि भोजन में कुछ गड़बड़ है और इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो भोजन के साथ कुछ कर सकता है। हम नील के सवाल पर चुप रहे और चुपचाप जवाब मांगते हुए उनकी ओर देखते रहे। जब से हम आपसे मिले हैं, तब से हमने आपका बहुत स्वागत किया है। हमने आपको अपने शिविर में आमंत्रित किया था और कल आपके साथ भोजन भी किया था और अब आप हम पर भोजन में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके राक्षस को वह पसंद नहीं आया। एंड्रू ने जोरदार तरीके से कहा। भूल जाओ एंड्रू, ये सिर्फ एक बड़ी समझ हो सकती है। पकवान में कुछ ऐसी सामग्री होगी जिसने राक्षस को परेशान कर दिया होगा। नील ने कहा कि दोनों के चेहरों पर एक उदास भाव देखा जा सकता था। हमारे दोस्तों को हमारी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें यकीन दिलाने के लिए बेहतर होगा कि हम खाना खा लें, उन्होंने कहा और दोनों ने उनके सामने ही खाना खाना शुरू कर दिया। उन्हें खाते हुए देखकर मुझे एक पल के लिए एशलिन की समझ पर भी संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही इसे दबा दिया। मैंने कई बार मानसिक रूप से एशलिन से पूछा यदि उसने भोजन के संबंध में कोई गलती की है, लेकिन वह इस बात पर अड़ी हुई है कि वह सही है और भोजन में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। देखो, हम खा रहे हैं और हमें कुछ नहीं होता।
नील ने खाते हुए कहा। रिया ने मेरी ओर देखा और मुझसे अगला कदम पूछने लगी। मुझे ये देखकर राहत मिली कि उसे अब भी मुझ पर भरोसा है। दीदी से कहो कि वह उस छोटे राक्षस को पकड़ ले और उसे खाना चखा दे। मैंने पूछा, तुम मजाक कर रहे हो? हमने तुम्हारे सामने खाना खाया तब भी तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ। एंड्रू ने दीदी को पेड़ों पर चलते देख गुस्से से कहा। नील, एंड्रू, मुझे पता है कि यह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं एशलिन पर बहुत भरोसा करता हूं और हो सकता है कि जिस घटक में समस्या थी उसमें कुछ समस्या हो, इसलिए बेहतर है कि तुम सतर्क रहो। और अगर वह गलत है तो मैं आपसे बहुत माफी मांगूंगा और आपको मुआवजा दूंगा, मैंने कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम असहज चुप्पी में बैठे रहे। अचानक सब कुछ बदल गया। नील, एंड्रू और उनका राक्षस अचानक, भगवान का शुक्र है, हम पहले से ही तैयार थे। बैम की आवाज आए और मैंने अपनी ढाल से एंड्रूज के हमले का बचाव किया। मैंने अपनी ढाल का ब्रेसलेट पहले ही पहन लिया था जब एशलिन ने बताया कि भोजन में कुछ गड़बड़ है और अब उन्होंने अचानक हमला कर दिया। मैंने तुरंत ही अपनी ढाल सक्रिय कर ली, जबकि रिया अपने नाइट ग्रेड जूते की मदद से नील और उसके राक्षसों के हमले को चकमा देती है। हे एंड्रू, ये दोनों काफी स्मार्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें ये सब पुराने तरीके से ही करना होगा। तुम्हें अब अपने राक्षस को बुला लेना चाहिए, अब उसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है। नील ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो नील, अब इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है, उसने कहा और अपने राक्षस को बुलाया। जब हमने राक्षस को देखा तो हमारी आंखें चौड़ी हो गईं और सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया क्योंकि एंड्रू राक्षस है। त्रिरंग का जहरीला टोड, रंगीन जहरीला मेढक, इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, वे बिना किसी को पता चले भोजन में मिलावट कर सकते थे क्योंकि इसका जहर गंधहीन और रंगहीन होता है और 10 मिनट के भीतर ही उस स्तर के लोगों को मार सकता था। उन्होंने भोजन में त्रिरंगीन विषमेधक का जहर मिला दिया होगा और पहले भी विष निरोधक दवा खाली होगी, इसलिए उन पर इसका असर नहीं हुआ। इतनी चतुराई भरी योजना, अगर एशलिन को कुछ आभास न होता तो हम फर्श पर मर जाते। हे, तुमने हमें पकड़ लिया, लेकिन कोई चिंता नहीं, हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी सारी चीजें ले लेंगे और अगर तुम एक टुकड़े में हो तो तुम्हारे साथ कुछ मजा भी कर सकते हैं, एंड्रू ने कहा। उनके शब्द विशेष रूप से रिया को निर्देशित थे। बहुत हो गई बातें एंड्रू, जल्दी से उन्हें खत्म कर दो, हमारे पास सिंध जंगल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। नील ने झपट्टा मारा और दोनों ने एक साथ हम पर हमला कर दिया। खटखटाहट, जब एंड्रू और मेरी तलवारें आपस में टकराईं, मुझे अपनी भुजाओं में भारी झटका महसूस हुआ। मैं काफी चौंक गया। खटखट, एंड्रू और मेरी तलवारों के टकराने से मुझे अपनी भुजाओं में भारी झटका महसूस हुआ। मैं मुश्किल से खुद को एक कदम पीछे हटने से रोक पाया। सौभाग्य से जैसे ही एशलिन ने कहा कि भोजन में कुछ गड़बड़ है, मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित करना शुरू कर दिया। फिर भी अभ्यास के 24वें चरण को प्रसारित करने के बाद भी मुझे अपने हाथ में भारी झटका महसूस हुआ। मुझे लगता है कि यह एंड्रू की ओर से मेरी शक्ति को परखने के लिए किया गया एक आकस्मिक हमला था और मैं सही था। धमाका धमाका, मुझे झटके को बेअसर करने के लिए पीछे हटना पड़ा। हे, एंड्रू हंसा और उसके हमले और भी तेज हो गए। सिजल, मैंने जलने की आवाज सुनी। तिरंगे वाले जहरीले मेढक के पास जहर थूकने के अलावा कोई आक्रामक बात नहीं थी और अब वह मेढक एशलिन के साथ व्यस्त है। मेढक आसानी से उसी स्तर के राक्षस से निपट सकता था, लेकिन वह एशलिन के साथ कुछ भी कर सकता है, भले ही एशलिन उससे एक स्तर नीचे हो। चाहे उसने एशलिन पर हमला करने की कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उसे आसानी से चकमा दे रही है। एशलिन लगातार उस पर छोटे छोटे आग के गोलों से हमला कर रही है, उसे मुझ पर हमला करने का कोई मौका नहीं दे रही है। अरे, वह एशलिन के आग के गोलों से बचने की कोशिश में काफी व्यस्त है। स्विश, मैंने एंड्रू के आक्रमण को चकमा दिया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह इससे काफी आसानी से बच गया। तुमने अपने राक्षस को भेजकर बहुत बड़ी गलती की, नील ने प्रसन्नतापूर्वक रिया से कहा, क्योंकि वह और उसके राक्षस लगातार हमला कर रहे थे, जबकि रिया ने उन दोनों के हमलों से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या मैंने? रिया ने वापस पूछा और देखा जा सकता था कि पत्थर पांडा दीदी उनकी ओर आ रही है। मुझे दीदी को युद्ध के मैदान की ओर आते देख सुखद आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि रिया ने वास्तव में अपने राक्षस को नहीं भेजा था, बस उसे पेड़ों में छिपने के लिए कहा था। ये देखकर नील काफी चौंक गया। उसने जल्द ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और गंभीरता से लड़ने लगा। तुम कहाँ देख रहे हो? क्या तुम मुझे एक आसान प्रतिद्वंद्वी पा रहे हो? एंड्रू ने कहा और अपनी तलवार मेरी ओर घुमाई।
उसकी तलवार को अपनी ओर आते देख मेरा दिल धड़क उठा। उसकी तलवार उसकी पिछली चालों से कई गुना तेज थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपना नाइट ग्रेड सक्रिय कर दिया। धमाका! एंड्रू की तलवार मेरी ढाल से टकराई। मैं काफी आश्चर्यचकित था क्योंकि मामूली कंपन के अलावा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे बिना किसी खरोंच के बिल्कुल ठीक देखकर एंड्रू का चेहरा विकृत हो गया, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया और मुझ पर हमला करने लगा। बम बम बम! उसके हमले इतने तेज हैं कि मुझे उसके हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी ढाल हिलाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। यदि मेरे पास ये ढाल न होती तो अब तक मैं घातक रूप से घायल हो चुका होता। लगता है आपकी ढाल बहुत खास है, यह मेरे हाथ में बहुत अच्छी लगेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपना बायां हाथ कमर पर लटक रही अतिरिक्त तलवार की मूठ की ओर बढ़ाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह दोहरी आरी और गोलियां चलाने वाला है जैसा कि मैं अभी अनुमान लगा रहा हूं तो मैं बड़ी मुसीबत में हूं, क्योंकि अपनी तलवार से उसकी दोनों तलवारों का मुकाबला करना बहुत कठिन होगा। जल्द ही उसने अपनी दूसरी तलवार सक्रिय की और मुझ पर उससे हमला किया। एक तलवार मेरी कमर की ओर आ रही थी। मैं इस गति के हमले को चकमा नहीं दे सकता। मेरा एकमात्र विकल्प अपनी तलवार और ढाल से इसका बचाव करना है। धमाका! खटका! दरार! धप धप धप! जब मैंने अपनी ढाल से उसकी पहली तलवार का मुकाबला किया तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी दूसरी तलवार मेरी ढाल से टकराई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पर बहुत बड़ा हथौड़ा मारा हो। 10 कदम से ज्यादा पीछे हटने पर कंधे की हड्डी थोड़ी सी टूट गई, यहां तक कि मेरे मुंह में खून भी आ गया, लेकिन मैं जोर लगाकर पी रहा हूं। मैं लड़ाई शुरू होने के बाद से ही 24वें चाल के सर्वोच्च युद्ध अभ्यास में परिक्रमा कर रहा हूं और इससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे एक ऐसा अवरोध मिलता है जैसे कि एक विशाल मोटी स्थिर दीवार मुझे रोक रही हो, और अगर मुझे इससे आगे निकलकर दूसरी सील बनानी पड़े तो मुझे उस विशाल स्टील की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। मुझे एक पल भी आराम नहीं मिला था कि मैंने एंड्रू को अपनी दोनों तलवारें लेकर मेरी ओर आते देखा। इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी पहली तलवार को चकमा दिया जबकि दूसरों को अपनी ढाल से जवाब दिया, लेकिन मैं केवल एक बार भाग्यशाली था और जब उसने दूसरा हमला किया तो मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं था और मैंने अपनी ढाल और तलवार से उसका मुकाबला किया। पुह! मुझे मुंह से खून की उल्टी हुई क्योंकि मुझे झटके के कारण आंतरिक चोटें आई और बल को कम करने के लिए मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ा। एंड्रू लगातार हमला करता रहा जबकि मैं दूसरी मुहर बनाने के लिए विशाल बाधा पर हमला करता रहा। यही मेरा एकमात्र मौका है, अन्यथा मैं जल्द या बाद में मर जाऊंगा। व्यायाम के दूसरे सेट के परिसंचरण को पूरा करने का प्रयास करते समय प्रतिरोध करते रहें। मेरे दोनों हाथों की हड्डियां टूट गईं क्योंकि मुझे अपनी तलवार और ढाल को अपने हाथ में बदलना पड़ा, लेकिन यह अस्थायी था और 4-5 चालों के बाद मेरे दूसरे हाथ की हड्डियां भी टूट गईं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं? मैंने दूर से नील को ये कहते हुए सुना। रिया ने मुझे बचाने की कोशिश की होगी लेकिन नील ने उसे रोक दिया। मैं एंड्रू से लगातार मार खाता रहा। मेरे हाथ और पैर की सभी हड्डियां टूट गईं और मुझे अपने हथियारों को सक्रिय रखने में कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद मैं अभी भी 24वीं चाल से आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यही मेरा एकमात्र मौका है। जैसे ही एंड्रू ने मुझ पर एक और वार किया, मैं जमीन से उठ खड़ा हुआ और कुछ कदम दूर लुढ़क गया। मुझे आपकी दृढ़ता की सराहना करनी होगी। यदि मैं आपकी जगह पर होता तो मैं निश्चित रूप से आपकी शीघ्र मृत्यु की मांग करता, एंड्रू ने धीरे धीरे मेरी ओर आते हुए कहा। मैं जानता हूं कि वह मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन फिर भी जब भी वह मुझे मारता है मैं खड़ा हो जाता हूं और उसके वार का सामना करता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मौका है। चाहे उसने मेरे साथ कितना भी खिलवाड़ किया हो, मैं अंत तक उससे लड़ूंगा। चलो देखते हैं तुम कितना टिक पाते हो, एंड्रू ने अपने बदसूरत मुंह से कहा और अपनी दोनों तलवारें मेरी ओर घुमा दी। आह! बिना पीछे हटे मैंने जोर से चिल्लाया और अपनी तलवार और ढाल से दोनों तलवारों का सामना किया। जोर से चिल्लाते हुए उसका मुकाबला करने के लिए अपनी ढाल और तलवार चलाता हूं। एंड्रू की दोहरी तलवारों को देखकर मुझे पता है कि वे किसी भी अन्य पिछली चालों की तुलना में घातक हैं। अचानक सब धीमा हो गया। दोहरी तलवारें जो पहले तेज लग रही थीं, अब इतनी धीमी हो गई थी कि मैं उन्हें हवा में इतनी धीमी गति से भेदते हुए देख सकता था। न केवल तलवारें बल्कि मैं भी धीमा हो गया। मैं इसका मुकाबला करने के लिए अपने हथियारों को स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरा अनुसरण नहीं कर सकता था। उस लगभग स्थिर समय में मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं।
यह अंधेरे में एकमात्र मोमबत्ती है जो मुझे जीवित रहने की उम्मीद दे सकती है। मैं एंड्रू की खिलती हुई घिनौनी मुस्कान देख सकता था क्योंकि हमारे हथियार टकराने वाले थे। मैं महसूस कर सकता था कि यह क्लास मुझे मौत के करीब ले जाने वाली थी। धमाका, धमाका, हमारे हथियार आपस में टकराए और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में इतनी तीव्र शक्ति आ गई कि वह पीछे की ओर उड़ गया। वह शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, मेरे आंतरिक अंगों को घायल कर दिया और मेरी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन उस तीव्र झटके से मैंने उस अवरोध को तोड़ दिया जो मुझे अभ्यास की दूसरी सील बनाने से रोक रहा था। मेरे शरीर का सारा मान मेरे मंदिर की ओर बढ़ रहा है। मेरे पास लगभग 70% मान शेष है, लेकिन यह मुहर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। धमाका, मैं चट्टान पर जा गिरा और समय सामान्य हो गया। मेरी तलवार मेरे हाथ से छूट गई और मैं उससे संपर्क खो बैठा। मेरी रीढ़ की कई हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा और कुछ ने मैना पोषण निकालने के लिए मेरी दाहिनी जेब में हाथ डाला। जैसे ही मैं मैना पोषण निकाल रहा था, मैंने देखा कि एंड्रू विजय मुस्कान के साथ मेरी ओर आ रहा था। उसके धीमे कदमों से चरचराहट की आवाज आ रही थी और वह अपने पैरों से सूखे को भी कुचल रहा था। मैंने अपनी जेब से औषधि की बोतल निकाली। बोतल को देखते ही मेरा चेहरा उतर गया। ये वही औषधि की बोतल है जो मुझे अंतरिक्ष थैली में मिली थी। मैं बोतल बदलना चाहता था, लेकिन एंड्रू को अपनी ओर आते देख मैंने बोतल नहीं बदली और पी गया। इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे आप कितनी भी औषधि की बोतलें पी लें, वे आपको मुझसे नहीं बचा पाएंगी, एंड्रू ने कहा जो मेरे ठीक सामने रुका था। क्रैक, उसने अपना बायां पैर मेरी छाती पर रखा और कहा, तुम अभी खड़े क्यों नहीं हो? एक सेकंड पहले तो तुम जोश से भरे हुए थे, एंड्रू ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। मैंने कुछ नहीं कहा और बस जमीन पर लेटा रहा और उसकी ओर देखते हुए पलकें झपकाता रहा, ये सोचते हुए कि औषधि अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है। चाहे वह किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उसे कुछ संकेत तो दिखाने चाहिए, अन्यथा मैं गंभीर खतरे में पड़ जाऊंगा क्योंकि मुझमें 10% से भी कम मैना बचा है और सील का 1/4 हिस्सा नहीं बना है। अचानक जैसे ही औषधि मेरे पेट में पहुंची, यह मथने लगी और उसमें से भारी मात्रा में मैना उत्पन्न हुई। मुझे लगा कि मैं गुब्बारे की तरह फट जाऊंगा, लेकिन मेरी सारी चिंताएं निराधार थीं क्योंकि सील ने औषधि के सभी मैना को चूसना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें समय लगेगा और मुझे तब तक जीवित रहना होगा। तुम बेकार हो, धमाका, एंड्रू ने कहा और मुझे पूरी ताकत से लात मारी जिससे मैं पेड़ से जा टकराया। ये 5वीं बार था जब एंड्रू ने मुझे लात मारी, जिससे मेरी चोटें और भी गंभीर हो गईं और मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर लटक रहा हूं। मार खाना सबसे अच्छा उपाय है। एंड्रू की मानसिकता बीमार थी। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसके सामने असहाय होकर लेट जाते हैं, उसे इससे कुछ राहत मिलती है। यदि मैं जवाबी हमला करूंगा तो वह मुझे और जल्दी खत्म कर देगा, जबकि मैं उसके सामने पराजित होने का नाटक करूंगा और बिना जवाबी हमला किए उसे मुझे मारने दूंगा। इससे उसे एक प्रकार का अजीब सुख मिलेगा। सील पूरी होने से पहले इसे बस कुछ सेकंड के लिए इस अपमानजनक पिटाई को सहना होगा। सील खत्म होने के साथ ही मेरी चोटें भी ठीक हो जाएंगी। ये लो, बेकार के कमीने। बैंक, मुझे एक और लात लगी और मैं उड़ गया। जैसे ही सील पूरी हुई, ये गुनगुनाने लगा और मेरे पूरे शरीर में ठंडी ताजगी भरी ऊर्जा छोड़ने लगा और मेरे शरीर को तेजी से ठीक करना शुरू कर दिया। मेरा शरीर इतना घातक रूप से घायल हो गया था कि सील ने मेरी चोटों को ठीक करने के लिए मेरे शरीर से अधिक मैना चूस लिया है। भगवान का शुक्र है, मैंने जो औषधि पी थी उसमें पर्याप्त से अधिक मैना थी। यदि मैंने उस औषधि को तब पी लिया होता जब मैं ठीक था, तो मैं अतिरिक्त मन के कारण बुलबुले की तरह फट जाता। धमाका, पुह, एंड्रू ने फिर मुझे लात मारी। इस बार 80% से अधिक चोटें ठीक हो चुकी थीं और यह एंड्रू से मुझे मिली आखिरी अपमानजनक मार होगी और उस खून के लिए जो मैंने अभी उल्टी की थी। मैंने इसे कुछ समय तक अपने मुंह में रखा था और जैसे ही मुझे इसका झटका लगा, मैंने इसे उल्टी कर दिया ताकि एंड्रू को कुछ भी संदेह न हो। मेरे पूरे शरीर में गर्दन से लेकर पैरों तक कवच का एक सूट था और मेरा चेहरा गंदगी से रंगा हुआ था। ऐसी नज़र से एंड्रू के लिए यह नोटिस करना मुश्किल होगा कि मैं लगभग ठीक हो गई थी। कोई भी अन्य व्यक्ति इसे नोटिस कर सकता था, लेकिन एंड्रू जो अपने बीमार आनंद में नशे में था, उसे शायद ही कुछ भी गलत दिखाई दे। कुछ ही क्षणों में ठंडे कर्ट ने शरीर पर लगी सभी चोटों को ठीक कर दिया, जिसमें पहले लगी चोट भी शामिल थी। जल्द ही सील से ऊर्जा का ठंडा प्रवाह बंद हो गया और मेरा शरीर तेज और मजबूत हो गया। मेरे मुंह से निकला जब मैंने देखा कि एंड्रू अपनी जगह पर रुक गया था और नील और रिया के बीच लड़ाई को देख रहा था। नील काफी दयनीय लग रहा था, वह लगातार धक्के खा रहा था,
यहाँ तक कि उसकी आधी कुशलता भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि रिया उसे काफी कुशलता से खोद रही थी। तुम क्या कर रहे हो कमीने? नील गुस्से से एंड्रू पर चिल्लाया। मैंने उसे रोक रखा है ताकि तुम उसे खत्म कर सको और उससे निपटने में मेरी मदद कर सको, लेकिन तुम अभी भी अपने बीमार मनोरंजन के मूड में हो। नील चिल्लाया। एंड्रू कुछ कहना चाहता था लेकिन नील ने फिर से उसे रोक दिया। तुम वहां बेवकूफ की तरह खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से उसे खत्म करो और मेरी मदद करो। नील ने रिया पर एक और हमला करते हुए कहा, जिसे उसने आसानी से चकमा दे दिया। तुम कमीने, तुम्हारी वजह से मुझे नील की गालियां सुननी पड़ी। तुम्हें बस मर जाना चाहिए, एंड्रू ने कहा और अपनी दोहरी तलवार लेकर मेरी ओर आया। मैं जल्दी से उठा और अपनी नाइट ग्रेड तलवार को अपने अंतरिक्ष थैले से निकाला क्योंकि मेरी दूसरी तलवार मेरे हाथ से गिर चुकी थी। लगता है कि तुमने जो औषधि पहले पी थी उससे तुम ठीक हो गए हो। कोई बात नहीं, तुम कुछ ही सेकंड में मेरी तलवार से स्वर्ग पहुंच जाओगे, एंड्रू ने कहा और तेजी से अपनी दोनों तलवारें मेरी ओर घुमा दी। O18 हिंदी अध्याय 86 संघर्ष 3 पिछला अध्याय। अगला अध्याय। मैंने एंड्रू की तलवारों का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार और ढाल को सक्रिय कर दिया। इस बार मैं पहली बार अपनी नाइट ग्रेड तलवार का उपयोग कर रहा हूं। मैंने इसे अपनी जरूरत के अनुसार संशोधित किया है। यह अभी भी एक कटाना है, ये लगभग 80 सेमी है और सामान्य कटाना तलवार की तुलना में थोड़ा अधिक घुमावदार है। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि क्या यह मेरी ढाल जितनी अच्छी है। मैं वास्तव में इस एंड्रू को पीटना चाहता हूं क्योंकि उसने मुझे बहुत अपमानजनक प्रहार किए हैं। बम, खटपट, हमारे हथियार टकराए और मेरी तलवार से आए हल्के झटके के अलावा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कैसे कैसे? उसने हकलाते हुए पूछा। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी तलवार उसकी ओर घुमा दी। एंड्रू सामान्य मध्यम स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड रिवाल्वर की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। वह मुझे अर्धमृत अवस्था में हरा पाने में सक्षम था क्योंकि वह मुझसे एक स्तर ऊपर है। यदि हम एक ही स्तर के होते तो मैं उसे आसानी से हरा देता। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एंड्रू और मैं अपने हथियारों से टकराते रहते हैं लेकिन कोई भी हावी नहीं हो पाता। ये देखकर कि अब वह युद्ध में पहले की तरह हावी नहीं हो रहा है। जब उसने मुझे पूरी तरह कुचल दिया था, उसका मोटा चेहरा पहले से भी अधिक बदसूरत हो गया। मुझे तुम्हें वह औषधि पीने का मौका ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे, उसने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। उसके दोनों तलवार वाले हाथ हरे हो गए और उनमें से गाढ़ा हरा तरल पदार्थ निकलने लगा। हरा तरल ऊपर की ओर बढ़ने लगा और उसकी दोनों तलवारों पर हरा रंग चढ़ने लगा। मैं भयभीत होकर देखता रहा कि हरे तरल की कुछ बूंदें नीचे गिरीं और घास को छू गईं। जैसे ही हरी बूंदों ने घास को छुआ, वह अत्यधिक गति से मुरझा गई और धरती पर वापस आ गई। मैं ये देखकर काफी भयभीत हूं कि वास्तव में लोगों ने जो कहा वह सही है। त्रिरंगीन जहरीले मेढक का जहर वास्तव में खतरनाक है। भगवान का शुक्र है, एशलिन एक उड़ने वाला राक्षस है, नहीं तो इस जहर के कारण वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वह किसी फिल्मी खलनायक की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा और हाथ बदसूरत हरे तरल पदार्थ से सने हुए थे। हे, देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो, एंड्रू ने कहा और अपनी दोहरी तलवारों से मुझ पर हमला कर दिया। एक क्षण के लिए डर महसूस करने के अलावा मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपनी तलवार और ढाल को हल्का कर लिया। मेरे हथियार पूरी तरह से आग से ढके हुए हैं। आग जहर के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार है। यह मुझ तक पहुंचने से पहले ही उसे जला देगी। जैसे ही एंड्रू मेरी ओर आ रहा था, उसकी तलवारें अपने पीछे जहरीली हरी बूंदें छोड़ रही थीं। मैं अपने पूरे शरीर में सुरक्षित हूँ, सिवाय मेरे चेहरे के। मुझे उस हरे जहर से सावधान रहना होगा, अन्यथा मेरे चेहरे को भी उस सूखी घास के परिणाम भुगतने होंगे। क्लैंक। जैसे ही हमारे हथियार टकराए, एंड्रू की तलवारों का हरा जहर मेरी आग के संपर्क में आते ही जलने लगा। जहर की कुछ बूंदें मेरे शरीर की ओर आई, लेकिन उनमें से अधिकांश ने मेरे कवच को अवरुद्ध कर दिया, जबकि मेरे चेहरे की ओर आने वाली कुछ बूंदों को मैंने चकमा दे दिया। कुतिया के बच्चे, एंड्रू ने गाली दी और मुझ पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। उसके हमलों का मैंने बचाव किया, कभी कभी तो मैं मुश्किल से ही अपने चेहरे का बचाव कर पाता था। मैं बचाव करने से चूक गया और जहर की एक बूंद मेरे बचाव से गुजरकर मेरी गर्दन को छू गई। भगवान का शुक्र है, ये केवल एक छोटी सी गिरावट थी। नरक की तरह दर्द को छोड़कर ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। अगर मैंने अभ्यास के 2 मुहरों का निर्माण नहीं किया होता तो ये बहुत अधिक श्रृंखला होती।
फिर भी मुझे सावधान रहना होगा, अगर इस जहर की बड़ी मात्रा मेरे शरीर को छू गई तो मैं मर जाऊंगा। वह मुझ पर हमला करता रहा और मैं बचाव करता रहा और अपनी अग्नि क्षमता का प्रयोग करता रहा। मैं पागलों की तरह आदमी को जलाता रहा। मैंने सोचा था कि मेरे शरीर में अधिकतम 50% ही शेष बचेगा, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे शरीर में 90% से भी अधिक शेष है। पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन ध्यानपूर्वक जांच करने पर मैंने पाया कि जो मन मैं जला रहा था वह औषधि की बोतल से था, जिसे मुझे पहले पीना था, और मैं उस औषधि से बचे हुए मन का उपयोग कर रहा हूँ। केवल 10 मिनट पहले ही मैंने अपना मैना उपयोग करना शुरू किया था। ये देखकर मुझे काफी आश्चर्य और डर लगा, क्योंकि मैंने जो मैना औषधि पहले पी थी वह उच्च श्रेणी की थी। यदि मैंने इसे सामान्य समय में पिया होता तो मुझे निश्चित रूप से कुछ दुष्परिणामों का अनुभव होता। तुम मूर्ख मोटे आदमी हो, क्या तुम मरना चाहते हो? दूर से नील की आवाज सुनाई दी। जल्दी से उसे खत्म करो और मेरी मदद करो, नहीं तो हम दोनों आज स्वर्ग पहुंच जाएंगे। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। जब मैंने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा तो उसकी हालत देखकर मैं काफी स्तब्ध रह गया। वह सचमुच दयनीय लग रहा था और उसकी चाल देखकर लग रहा था कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं। उसकी हालत मुझसे थोड़ी बेहतर है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उसकी हालत मुझसे ज्यादा खराब नहीं होगी। वह, तुम अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हो कि तुम कौशल से मरने वाले पहले व्यक्ति हो, एंड्रू ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने उस पर हमला कर दिया। बेवकूफ, ऐसा करने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैंने उसे कौशल प्रदर्शन का कोई समय दिए बिना अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। हे, इसका कोई फायदा नहीं है, एंड्रू ने हंसते हुए कहा और हल्का हरा धुआं उसके शरीर को ढकने लगा और अचानक उसने हमला कर दिया। उसकी गति पहले से लगभग दोगुनी हो गई है। वह इतनी तेजी से आया कि मैं बड़ी मुश्किल से उसकी चाल का मुकाबला कर पा रहा हूं। धप धप धप, टक्कर से मुझे जो झटका लगा वह इतना जोरदार था कि मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ा और यह खत्म नहीं हुआ था। चलो देखते हैं कि तुम अगले हमले में कैसे बचते हो, कहा और इस बार मुझ पर फिर से हमला किया। बिना सोचे समझे मैंने ढाल का आकार उसी आकार में बढ़ा दिया ताकि वह पूरे मुझे ढक सके। ये नाइट ग्रेड कलाकृतियां आमतौर पर सामान्य से 5 गुना कम मैना लेती हैं, लेकिन अगर कोई अपनी शक्ति या आकार को सामान्य से बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अधिक मैना की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि पिछली बार मैंने अपनी ढाल का आकार नहीं बढ़ाया था, और दूसरा कारण ये था कि इससे एंड्रू में लालच पैदा हो जाता और मैं पहले अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। मैं ढाल के इस आकार को केवल 15 से 20 मिनट तक ही बनाए रख सकता हूं, उसके बाद मेरा मन समाप्त हो जाएगा। एंड्रू ने एक क्षण भी इंतजार नहीं किया और दूसरी बार हमला किया। इस बार वह पिछली बार से भी अधिक तेज था। धम्म, धप 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 धप, जैसे ही उसकी तलवार और मेरी ढाल एक दूसरे से टकराए, मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में एक बहुत बड़ी ताकत दौड़ गई हो। मुझे उस ताकत को खत्म करने के लिए कई कदम पीछे हटना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही मैं पीछे कदम बढ़ा रहा था, एंड्रू मेरी ओर आया, इस बार और भी तेजी से, इतनी तेजी से कि मैं मुश्किल से उसका आकार देख पा रहा था। बस एक शरीर देखा जो हल्के हरे धुएं में लिपटा हुआ था। मैं अपनी ढाल हटाता हूं और पीछे की ओर कदम बढ़ाता हूं। एंड्रू का ये हमला बहुत खतरनाक होने वाला है। बानह, ट्रैक, पुह, थप थप थपथ, ये सब उसी क्षण हुआ जब उसकी तलवार मेरी ढाल से टकराए। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक मुझसे टकरा गया हो। मेरे दोनों हाथ, जो ढाल को बेहतर ढंग से पकड़े हुए थे, उनकी कुछ हड्डियां टूट गईं। मेरे आंतरिक अंग इतने घायल हो गए कि मुझे खून की उल्टी करनी पड़ी। मैं मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पाया क्योंकि झटका लगने के कारण मैं तोप के गोले की तरह उड़ गया। मेरी नाइट ग्रेड शील्ड रक्षा में बहुत अच्छी है। जब एंड्रू अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो यह मुश्किल से हिलती है, लेकिन उसने अभी जो कौशल इस्तेमाल किया था उसने उसके हमलों को बहुत मजबूत बना दिया। मुझे लगा कि हमला उसके सामान्य हमलों से 3 गुना अधिक मजबूत था। यदि वह एक बार और अधिक आक्रामक हमला करता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा। जब मैंने ऊपर देखा तो मैं एंड्रू को देखकर बहुत चौंक गया, क्योंकि वह मैना पोशन पी रहा था। वह पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था, उसकी त्वचा की चमक चली गई थी और वह छोटा सा दिख रहा था। उसने औषधि की बोतल फेंक दी और मुझ पर दोबारा हमला कर दिया। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि उसका हमला उसके सामान्य हमले से केवल 2 गुना शक्तिशाली था। इसका मतलब यह है कि वह जिस कौशल का उपयोग कर रहा है वह केवल 3 चालों के साथ हमला कर सकता है।
हर चाल पिछले से 1 गुना अधिक मजबूत है। ये काफी डरावना कौशल है। अगर उसके पास 5 चालें होती तो मैं निश्चित रूप से 5वें चाल पर समाप्त हो गया होता। पहली चाल को मैंने आसानी से सहन कर लिया, दूसरी चाल में मुझे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा और अपने गले में आए खून को पीना पड़ा तथा तीसरी चाल में मैं बड़ी मुश्किल से खुद को तोप बनने से बचा पाया। लेकिन जब मैंने एंड्रू को देखा तो मेरा दिमाग पूरी तरह से उड़ गया। उसकी त्वचा पीली दिख रही थी और वह और भी पतला हो गया था। अब वह सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा मोटा लग रहा था। मैंने अपने हाथ की आस्तीन से अपना खून से सना मुंह पोंछा और एंड्रू की ओर दौड़ा, जो हाथ हिलाते हुए एक औषधि पी रहा था। मुझे अपनी ओर दौड़ता देख एंड्रू मेरी तलवार से बचाव के लिए औषधि की बोतल निगल लेता है। खटखटाहट, खूश। जैसे ही हमारी तलवारें टकराईं, सदमे या कमजोरी के कारण उनके दाहिने हाथ से तलवार बाईं ओर उछल गई। मैंने उसे अपनी ढाल सक्रिय करते हुए देखा और वह धीरे धीरे बनने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह बन पाती, मैंने अनजाने में अपनी तलवार उसकी गर्दन की ओर घुमा दी। पुच! मेरी तलवार एंड्रू की गर्दन में घुस गई और अगले ही पल मैं पूरी तरह से स्थिर हो गया। एक मूर्ति की तरह मेरे शरीर की एक भी मांसपेशी हिली नहीं। एंड्रू का शरीर, जिसकी गर्दन में मेरी तलवार थी, जमीन पर गिर गया, लेकिन मैं बिना हिले डुले जमीन पर खड़ा रहा। मैंने एक व्यक्ति को मार डाला। मैं मन ही मन चिल्लाया, मैंने पहले कभी किसी व्यक्ति को नहीं मारा था। वह कुछ मिनट पहले ही एक जागते हुए व्यक्ति से बात कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी व्यक्ति को मारते समय मुझे क्या महसूस होगा, लेकिन अब जब मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ नहीं। और यही बात मुझे डराती है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता जो बिना किसी भावना के किसी व्यक्ति की हत्या कर दे। राक्षस को मारना अलग बात है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि राक्षस को मारना अच्छी बात है और इंसान को मारना बुरी बात है। लेकिन अब जब मैंने एंड्रू को मार दिया है तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कोई अपराधबोध, गुस्सा, खुशी, दर्द कुछ भी नहीं, और यह सब मुझे बहुत डरा रहा है। मैंने कई बार पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को मारने के बाद व्यक्ति को कुछ प्रकार की भावना महसूस होती है। भले ही एक पल के लिए उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। चबा चबा। एशलिन ने मुझे मेरी मूर्छा से जगाया। वह मेरे बारे में चिंतित महसूस कर रही है। मैं ठीक हूँ, मैंने उसे आश्वस्त किया और उसके चांदी के पंखों को थपथपाया। क्या तुमने वह त्रिरंगीन जहरीला मेढक खा लिया? मैंने पूछा। चबा 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 चबा। वह लगातार चहकती रही, लेकिन मैं उसे स्पष्ट रूप से समझ गया था। वह कह रही है कि जब वह पहले उस राक्षस से लड़ रही थी तो वह अचानक बेहोश हो गया और उसने उसे नहीं मारा क्योंकि मैंने उससे कहा था कि यदि संभव हो तो उसे मत मारो। मैंने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। राक्षस या व्यक्ति को हमेशा गहरा सदमा लगता है जब उनका साथी मर जाता है। कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं या बंधन टूटने पर मर जाते हैं। त्रिरंगीन जहरीला मेढक बहुत ही विशेष और दुर्लभ राक्षस है। उनके पास वर्ग 9 का तनाव है, लेकिन यह उनकी विशेषता नहीं है। त्रिरंगीन जहरीले सांप का साथी हर 3 स्तरों पर एक नई प्रकार की जहर की क्षमता प्राप्त कर सकता है। यदि एंड्रू कॉर्पोरल ग्रेड में होता तो निश्चित रूप से उसके पास एक और जहर की क्षमता होती और उस समय उसे मारना बहुत कठिन होता। मैंने एशलिन से उसे जीवित रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं उस राक्षस को किमियागरों या औषधि बनाने वालों को बेचना चाहता हूँ। त्रिरंग का शरीर बहुत अधिक मांग में है और जीवित भी अधिक मूल्यवान है, इतना कि मैं अपने बैकपैक में एक बहुत ही खतरनाक राक्षस को ले जा सकता हूँ। मैंने राक्षस के शरीर को देखा और दूर से रिया और नील की लड़ाई की ओर टकटकी लगाई। नील पहले से भी अधिक दयनीय हो गया था, जबकि उसने एक ऐसा कौशल इस्तेमाल किया था जो एंड्रू ने पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं दिखा जो एंड्रू के शरीर ने रिया के खिलाफ लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद दिखाया था। वे दोनों मेरी ओर देखे बिना पूरे मन से एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैंने तुरंत अपनी तलवार जमीन से बाहर निकाली और आकस्मिकताओं से बचने के लिए अपनी ढाल को पुनः सक्रिय कर लिया। नील अपने दोस्त को मेरे हाथों मरता देख पागल हो सकता है और मुझ पर हमला कर सकता है, क्योंकि अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं कम से कम बच तो जाऊंगी। freewebnovel.com। यदि लड़ाई इसी गति से चलती रही तो नील जल्द ही हार जाएगा। लड़ाई करीब आधे घंटे तक चलती रही। उसके बाद नील ने मेरी तरफ देखा। एंड्रू, तुम बेवकूफ हो, आओ मेरी मदद करो, नील चिल्लाया, लेकिन तभी उसने मेरे पास एंड्रू की लाश देखी। उसके चेहरे पर तीव्र क्रोध का भाव था और मुझे यकीन था कि वह अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझे मारने आएगा, लेकिन वह अचानक विपरीत दिशा में भाग गया। लेकिन जैसे ही वह विपरीत दिशा की ओर भागने के लिए मुड़ा, रिया उसके सामने आ गई।
मानो उसे पता हो कि वह भागकर तेजी से हमला करेगा। पहले हमले में एंड्रू मुश्किल से बच गया, लेकिन दूसरे हमले में उसकी रीढ़ की हड्डी पर इतना गहरा प्रहार हुआ कि वह इतनी घातक रूप से घायल हो गया कि वह सीधे गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, रिया ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि उसकी चोटें पहले से ही काफी गंभीर थीं और जब वह जमीन पर गिरा तो वह चॉपिंग बोर्ड पर सब्जी बन गया था। रिया ने बिना समय बर्बाद किए उसकी गर्दन काटकर उसे मार डाला, मरने से पहले उसे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया। ये देखकर कि नील मर चुका है, मैंने अपने हथियार निष्क्रिय कर दिए और रिया की ओर दौड़ा, जो विश्राम के लिए साफ स्थान पर बैठी थी। धन्यवाद, अगर आपकी चेतावनी न होती तो मैं अभी मर चुकी होती, रिया ने एश्लिन को थपथपाते हुए कहा। चबाओ चबाओ, एश्लिन ने अपना सिर ऊंचा करके अहंकार से चहकते हुए कहा। हम दोनों उसे इस तरह से व्यवहार करते देख हंस पड़े। पर्याप्त आराम करने के बाद हमने नील से कलाकृतियां निकालना और उसकी जेबें चेक करना शुरू किया। हमें कई चीजें मिलीं, लेकिन एक चीज ने हमें सबसे अधिक प्रसन्न किया, वह था अंगूठे के आकार का वर्गाकार टुकड़ा, जिस पर हजारों रून बने हुए थे। हमने इसे जल्दी से अपने होलोवाच से स्कैन किया। इस अंगूठे के आकार के वर्ग में कौशल छिपा है, संभवतः वही कौशल जिसका प्रयोग एंड्रू और नील ने किया था। 9 उग्र ज्वार ग्रेड 1 कौशल है। ये कौशल प्रत्येक ज्वार से उपयोगकर्ता की ताकत को मूल से 1 गुना कर सकता है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैंने सोचा कि यह कितनी शक्ति पैदा करेगा और 9वां वार करेगा। यह मूल वार से 9वां गुना होगा, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन कौशलों में सब कुछ ठीक नहीं था, इसकी शर्तें खतरनाक और सख्त थीं। 9 उग्र ज्वारों का प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई इसकी शर्त को पूरा नहीं करता तो उसकी हालत एंड्रू की तरह हो जाती है। इसकी हालत पढ़ने के बाद ही मैं एंड्रूज की हालत की गंभीरता को समझ पाया। ये कौशल सामान्य कौशल से थोड़ा अलग है, इसमें व्यक्ति को मन के साथ अपार जीवन शक्ति की आवश्यकता होगी और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास से बनी मुहरों से बेहतर जीवन शक्ति का स्रोत क्या हो सकता है। ये कौशल 3 ज्वार के 3 भागों में विभाजित है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी नुकसान के पहले 3 ज्वारों का प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसके पास सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 3 मुहरें होनी चाहिए। बीच के 3 भागों के लिए 7 मुहरें आवश्यक हैं तथा अंतिम 3 भागों के लिए 10 मुहरें आवश्यक हैं। इस कौशल के लिए न केवल जीवन शक्ति के लिए जवानों की आवश्यकता होती है, बल्कि इस कौशल का दबाव सहने के लिए मजबूत शरीर की भी आवश्यकता होती है। ये सचमुच एक अद्भुत कौशल है, इसकी शर्तों को पूरा करना सचमुच कठिन है। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए freewebnovel.com पर जाएं। नील और एंड्रूज के शवों की तलाशी लेने के बाद हम वहां भी गए और वहां जो मिला उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतना सारा सामान मिलना हमारी उम्मीद से बाहर था। हालांकि यह शॉन और उनकी टीम द्वारा दिए गए सामान से तुलनीय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। इतना सारा सामान हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत से लोगों की हत्या की होगी। मैंने जल्दी से उन सामानों की सूची बना ली जो हमने इकट्ठा किए थे। हमारे पास 4 शिविर, 7 कवच, 6 जोड़ी जूते, 4 ढाले, 2 मुखौटे, 12 हथियार, 5 बैग हैं और ये सभी ग्रेड 1 की कलाकृतियां हैं। इन औषधियों में 67 मन औषधियां, 17 जीवन शक्ति औषधियां, 19 उपचार औषधियां, 8 विष निवारक औषधियां तथा कुछ अन्य औषधियां हैं। इतना ही नहीं, वहां कुछ अपरिष्कृत मैनाकोर, अयस्क, जड़ी बूटियां और कुछ विविध सामान हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। हमने सारा सामान 60-40 के हिसाब से बांटा। हम एक ही स्तर पर नहीं हैं, इसलिए लूट को बराबर बराबर बांटने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए 60-40 एकदम सही है। मुझे घर पर इन्हें बेचकर निश्चित रूप से 2 मिलियन से अधिक क्रेडिट मिलेंगे। मैं बस यही आशा करता हूं कि मैं बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित घर लौट सकूं। मैंने लूटे गए सामान से अपना पुराना सामान बदल लिया। मेरा बैग, कवच और जूते निम्न श्रेणी के थे। मैंने जो नया गियर चुना है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, विशेष रूप से स्पेशलिस्ट ग्रेड रिवॉल्वर के लिए। यह मेरे पुराने गियर से कहीं बेहतर है। मैं अपनी जेब से स्पेस पाउच निकालता हूं और उसे बड़ा करके उसमें सारी चीजें रख देता हूं और सारी चीजें अंदर रखने के बाद भी अंदर कुछ जगह बच जाती है। मैंने रिया को अपनी योजना के बारे में बताया कि मैं त्रिरंगीन जहरीले मेढक को जीवित रखूंगा और बाद में जब हम इस क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो उसे बेच दूंगा। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन अगर हम इसे बाजार में बेचने के लिए तैयार हो तो इसे अपने बैग में रखना उचित होगा। मैंने निर्णय लिया कि रिया को इसे अपने बैग में रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह इसे काट भी लेती है तो उसके पास इसका विष औषधि पीने के लिए पर्याप्त समय होगा, जबकि मैं इसके विष से अधिक समय तक नहीं बच पाऊंगी।
रिया के पत्थर पांडा के पेट से गुर्रा की आवाज निकली। एशलिन भी कुछ समय से भोजन की मांग कर रही थी, लेकिन मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। मेरा जवाब सुनकर वह ये कहते हुए उड़ गई कि उसने पास में कुछ फलों के पेड़ देखे हैं और वह थोड़ी देर के लिए भूख मिटाने के लिए उन्हें खाएगी। उसके पेट से आवाज सुनकर मुझे भी भूख लगने लगी। हमें कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए, रिया ने कहा। मैंने सिर हिलाया और नील और एंड्रू द्वारा छोड़े गए खाना पकाने के सामान की जांच करने के लिए एशलिन को वापस बुलाया। चबाओ, एशलिन चहचहाते हुए शिविर में उड़ी। एशलिन, जांच लो कि इनमें से कोई भी सामग्री जहरीली तो नहीं है। चबाओ चबाओ, उसने पुष्टि में चहकते हुए कहा और एक एक करके सामग्री को देखने लगी। चबाओ चबाओ चबाओ, चहकते हुए उसने अपने पंख से मसाले की एक छोटी बोतल की ओर इशारा किया। क्या ये हानिकारक है? रिया ने पूछा। चबाओ, उसने पुष्टि में चहकते हुए बोतल के बाकी हिस्से की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये देखकर कि सामग्री में कोई समस्या नहीं है, रिया ने एशलिन की मदद से खाना बनाना शुरू कर दिया। हमने अपनी चोटों को ठीक करने और अपनी मनस्थिति को समायोजित करने के लिए आज आराम करने का निर्णय लिया था। मैं अभी भी एंड्रू की मौत से बहुत सदमे में हूं और आराम करना अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी खतरनाक साहसिक कार्य के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति आवश्यक है। ये देखते हुए कि दोपहर के भोजन के तैयार होने में अभी समय है, मैंने शिविर को साफ करने का निर्णय लिया, क्योंकि हमने पहले भी लड़ाई करके शिविर के आसपास काफी गंदगी कर दी थी। जब मैं सफाई कर रहा था, मुझे अपने और एंड्रू के बीच की लड़ाई याद आ गई। यह मेरी अब तक लड़ी गई सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी। अब जब मैंने देखा कि मैंने किस प्रकार संघर्ष किया, तो मुझे अपनी घातक कमजोरी का एहसास हो गया है और आज से मैं कभी भी वह गलती नहीं करूंगा और कभी भी किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहूंगा तथा ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पास हमेशा जीवन रक्षक उपाय मौजूद रहेंगे। रिया ने पहले ही दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया था और शिविर की सफाई करते समय प्लेटें परोस रही थी। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और खाने के लिए मेज की ओर चला गया। ये टेबल भी नील और एंड्रू के सौजन्य से है। हमने चुपचाप खाना खाया क्योंकि हमारा दिमाग हमारी चिंताओं में व्यस्त था। केवल एशलिन और डीडी ही आवाज कर रहे थे। मुझे बर्तन साफ करने दो, मैंने कहा। रिया ने दोपहर का खाना बनाया था और यह उचित है कि मैं ही बर्तन साफ करूं। मैं तब तंबू में रहूंगी, उसने कहा और तंबू में प्रवेश किया। 10 मिनट में मैंने उन्हें साफ करना समाप्त कर दिया। मैंने एशलिन को टेबल से उठाया और अपने टेंट में घुस गया जो रिया के बगल में है। हम कुछ दिनों से एक ही टेंट में सो रहे हैं और अब जब हमारे पास एक्स्ट्रा हैं तो हमने उन्हें अलग अलग इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि सभी को कुछ निजी जगह की जरूरत होती है। एंड्रू से मुझे जो नया ग्रेड 1 टेंट मिला है वह बड़ा है। मैं यहाँ आसानी से नाइट ब्लेड शैली की उन अजीब चालों का अभ्यास कर सकता हूँ जिन्हें मैं रात में करूँगा। और केवल इतना ही नहीं, इस शिविर में एक बिस्तर, मेज और अलमारी भी है जिसे मैं जब चाहूँ तब मूर्त रूप दे सकता हूँ और अमूर्त रूप दे सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे अभी सिर्फ एक बिस्तर की जरूरत है। मैं बिस्तर पर लेट गया और 9 उग्रज्वार कौशल का फोल्डर खोला। ये कौशल ब्लेजिंग स्ट्राइक्स की तुलना में समझने में अधिक सरल है। आखिरकार उनके बीच आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मुझे यकीन है कि मैं 2 दिन में पहले 3 स्ट्राइक को पूरी तरह से समझ लूंगा और संभवतः कल रात तक इसे निष्पादित करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं स्वयं को घायल किए बिना केवल 2 ही प्रहार कर सकता हूं। यदि मैं एंड्रूज की जीवन शक्ति औषधि पीने के बाद भी तीसरा प्रहार करता हूं, तो भी मैं घायल हो जाऊंगा। मैं पूरा दिन इस कौशल का अध्ययन करने में बिताता हूं, जबकि शाम को मैं नाइट ब्लेड शैली के उन अजीब चालों का प्रदर्शन करता हूं। रिया ने हमेशा की तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद हम अपने अलग कैंप में चले गए। मैंने सोने से पहले कुछ घंटों तक फिर से कौशल का अध्ययन किया, क्योंकि कल हम घाटी में प्रवेश करेंगे। सब हो गया, मैंने अपने आप से कहा और तंबू को वापस अपने बैग में रख लिया। हम दोनों भोर में उठ गए, खाना पकाया और रात के लिए बचा हुआ खाना पैक कर लिया। मैंने देखा कि घाटी मेरे सामने है, इसे पार करना काफी खतरनाक होगा। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि नील और एंड्रू कभी घाटी के अंदर घुसे थे जैसा कि उन्होंने दावा किया था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि घाटी के अंदर कई कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस हैं। जाने दो, रिया ने कहा। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों घाटी की ओर चल पड़े। एशलिन, बेतरतीब ढंग से मत उड़ो, ये घाटी वास्तव में खतरनाक है, मैंने एशलिन से कहा, उसे नाश्ते के लिए इधर उधर घूमने का स्वभाव देते हुए। चबाओ चबाओ, उसने हाँ में सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरी बात सुनी। आमतौर पर जब खाने की बात आती है तो उसे मेरी कोई परवाह नहीं होती। गुरगल, हम नदी के रास्ते से घाटी में प्रवेश कर गए।
घाटी के बीच से होकर चलना छोटा रास्ता है, हालांकि थोड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहा तो हम कल दोपहर तक घाटी से बाहर निकल सकेंगे। जैसे ही हम घाटी के अंदर चले, हमें कुछ राक्षस मिले, लेकिन जल्द ही रिया और मैंने उनका खात्मा कर दिया। चबाओ, एशलिन ने धीरे से चहकते हुए कहा, आगे न जाने की चेतावनी देते हुए। खतरे पर नजर रखने के लिए एशलिन हमसे आगे उड़ रही थी। चबा चबा, वह फिर चहकी। आगे के खतरे का ब्यौरा देते हुए उसने कहा कि आगे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ राक्षसों का एक समूह है। रिया के चेहरे पर प्रश्न देखकर मैंने उसे वही बताया जो एशलिन ने मुझसे कहा था, हम इसे पार कर जाएंगे, उसने कहा, और मैंने सिर हिला दिया। हम कुछ विशेषज्ञ स्तर के राक्षसों को मारने में सक्षम होंगे, लेकिन लड़ाई में हमारा बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाएगा और तेज आवाज से उच्च स्तर के राक्षस सतर्क हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें कई राक्षस मिले, लेकिन हम उनसे बचने में सफल रहे और आसानी से आगे निकल गए। यदि कोई घाटी में यात्रा करता है तो उसे घाटी की ठंडी हवाओं के बीच शांति का अनुभव होगा, उसे पेड़ों की छाया में सोने की इच्छा होगी। वहां शांति है, लेकिन खतरा भी है। एशलिन ने पहले ही सोते हुए कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस को नोटिस कर लिया था, जिससे हम बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। मैं काफी तनावमुक्त महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं रिया के साथ चल रहा हूं। जिस कौशल को सीखने में मुझे कम से कम 2 दिन लगते, उसे मैंने एक रात में ही सीख लिया और इसके 2 ज्वारों का प्रदर्शन करने में सक्षम हो गया। न केवल मैंने, बल्कि मैंने देखा कि रिया ने भी तीनों ज्वारों में महारत हासिल कर ली है। मैंने उसे भोर में इस कौशल का अभ्यास करते देखा। यहां तक कि अगर हम एक प्रारंभिक स्तर के कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस से मिलते हैं तो मुझे यकीन है कि रिया कौशल की मदद से इसे मार सकती है। समय बीतता गया और दोपहर हो गई। हम पहले ही घाटी के केंद्र के पास पहुंच चुके थे। रास्ते में हमें 2 कॉर्पोरल स्टेज राक्षस मिले, लेकिन हम एशलिन की मदद से उनसे बचने में सफल रहे। अंधेरा होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। हमें 1 घंटे के भीतर शिविर लगाने के लिए अच्छी जगह की तलाश शुरू करनी होगी। चबा चबा चबा, एशलिन उड़ती हुई आई और जल्दी से चहकने लगी। वह कह रही है कि राक्षसों का एक समूह हमारी ओर आ रहा है। रिया ले, बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 5 पीले बिजली बाघ हमारी ओर आए और हमारे ठीक सामने रुक गए। 5 पीले लाइटनिंग टाइगर्स हैं। 5 राक्षसों में से 2 राक्षस कॉर्पोरल ग्रेड के प्रारंभिक स्तर और विशेषज्ञ ग्रेड के शीर्ष स्तर पर हैं, जबकि अन्य 3 विशेषज्ञ ग्रेड के मध्य स्तर पर हैं। ये राक्षस वास्तव में बड़े हैं। अग्रणी पीला लाइटनिंग बाघ आकार में 2 गुना है, जबकि विशेषज्ञ ग्रेड थोड़ा छोटा है। इन्हें पीला बिजली बाघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कोट गहरा पीला चमकीला होता है और इनके पंजों पर बिजली की चमक दिखाई देती है। युद्ध के समय ये चिंगारी बिजली में बदल जाती है जो इनके पंजों को पूरी तरह से ढक लेती है और इन पंजों का हर प्रहार विनाशकारी होता है। दहाड़ो, बाघ का सरदार दहाड़ता हुआ हमारी ओर गौर से देखने लगा। वह बस हमारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह किसी भी क्षण हम पर हमला कर देगा। मैंने चुपचाप अपना हाथ अपनी दाहिनी जेब की ओर ले गया। इस बार मैं लड़ाई शुरू करने के लिए अपनी नाइट ग्रेड तलवार का उपयोग करने जा रहा हूं। गर्जना, पीली बिजली बाघ के नेता ने हम पर हमला किया और हमला किया। जैसे ही उन्होंने हमला किया, रिया ने अपने राक्षस को बुलाया। मैंने तुरंत अपने हथियार सक्रिय कर दिए। मेरी ढाल का कंगन मेरी आस्तीन के नीचे छिपा हुआ था और तलवार मेरे हाथ में थी, और देखते ही देखते मैंने उन दोनों को सक्रिय कर दिया। मैं काफी डर गया जब मैंने देखा कि 4 विशेषज्ञ ग्रेड पीले बिजली बाघ मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि डीडी जल्दी से शीर्ष स्तर विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस के सामने आ गया। मुझे 3 मध्य स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड पीले बिजली बाघों से निपटना होगा। धम्म धप धप, जैसे ही राक्षस का पंजा मेरी ढाल पर लगा, मेरे शरीर पर झटका महसूस हुआ और मुझे झटका कम करने के लिए पीछे कदम बढ़ाने पड़े। मुझे झटका लगने से काफी झटका लगा। मैंने अब 2 सील बना ली हैं और मेरा शरीर काफी मजबूत हो गया है। यह एंड्रू के हमले से अधिक शक्तिशाली है। जब वह कौशल का उपयोग कर रहा था, एंड्रू और ये राक्षस दोनों मध्य स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड में हैं, लेकिन राक्षस आकस्मिक हमला एंड्रू के पूर्ण हमले से अधिक शक्तिशाली है। मुझे इन राक्षसों से सावधान रहना होगा। अगर मैंने इस लड़ाई में कोई लापरवाही की तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा। मुझे एक कदम पीछे हटते हुए 2 राक्षसों के हमलों से बचना है। वे वास्तव में बहुत निर्दयी हैं और मुझे हमला करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। यह अच्छी बात है कि मैंने अपनी ढाल को आधे मीटर की गोल ढाल में बदल दिया है, जो न तो बहुत छोटी है और न ही बहुत बड़ी। ये 3 राक्षसों के लगातार हमले से बचाव करने में एकदम सही है। मैं बचाव में अपनी तलवार और ढाल दोनों का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे बचाव का कोई मौका नहीं मिल रहा है।
मैं फिलहाल सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की कोई भी चाल प्रसारित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस कौशल की तैयारी कर रहा हूं। मैंने अपने मन को विनियमित करना शुरू कर दिया जैसा कि कौशल में कहा गया था, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि मुझ पर 3 राक्षसों द्वारा सभी तरफ से हमला किया जा रहा है। जल्द ही मैंने परिसंचारी कौशल समाप्त कर लिया और शक्ति बढ़ने लगी और मैंने पहले ज्वार की शक्ति पर हमला किया जिससे मेरी ताकत दोगुनी हो गई। क्लैंग क्लैंग, राक्षस ने मेरे पहले प्रहार का बचाव किया, लेकिन कोई चिंता नहीं क्योंकि मैंने दूसरी लहर का परिभ्रमण शुरू कर दिया और मेरी ताकत 1 गुना अधिक बढ़ गई। काटो काटो, मेरी गति इतनी तेज थी कि राक्षस भी मुश्किल से इसे नोटिस कर पाया और मैं 2 पीली रोशनी वाले बाघों को घायल करने में सक्षम था। गर्जना, राक्षस दर्द से गुर्राने लगे जब मैंने उन्हें अपनी तलवारों से मारा। कौशल के क्षण का उपयोग करते हुए मैंने एक पल के लिए राक्षसों के बीच की दूरी को दूर कर दिया। पहले 2 चालों में मेरी लगभग 25% मैना खर्च हो गई। मैं अभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बार और कौशल प्रदर्शन कर सकता हूं। हमारे बीच थोड़ी दूरी का उपयोग करते हुए मैंने फिर से कौशल का उपयोग किया। इस बार मैं केवल एक राक्षस पर निशाना लगा रहा था जो पहले घायल था। क्लैंक, पहले ज्वार का प्रतिरोध पहले की तरह ही किया गया है, लेकिन यह मेरे दूसरे प्रहार का प्रतिरोध नहीं कर सकेगा। काटो काटो, मैंने अपनी तलवार पहले से ही घायल राक्षस की ओर घुमाई। मेरी तलवार ने लगातार 2 बार उसकी पीठ को काटा जिससे वह और अधिक घायल हो गया। गर्जना गर्जना, और मेरी ओर आओ। यह अच्छा है कि मैंने पहले से ही हमारे बीच कुछ दूरी बना ली है जिससे मुझे औषधि पीने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस कौशल का केवल 2 बार उपयोग करने से 50% मैना समाप्त हो गई और मैं थक गया। मैं आधे घंटे तक कौशल नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे बलपूर्वक उपयोग कर सकता हूं, लेकिन यह मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने विकल्प की बोतल खोली और सीधे मेरे मुंह में फेंक दिया क्योंकि राक्षस आ रहा है और एक कदम सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास प्रसारित करना शुरू कर दिया है। धमाका धमाका, जिन तीनों राक्षसों ने एक ही समय में मुझ पर हमला किया। दुका मैंने अपनी ढाल और तलवार से बचाव किया, लेकिन तीसरे ने चुपके से मेरे कमर पर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ, मैं कोसता हूं क्योंकि राक्षसों के छिपे हमले के कारण कूल्हे की हड्डी टूट गई है, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि बिजली ने मुझे अपने पंजे में जकड़ लिया है और अब तीनों राक्षस मेरी ओर आ रहे हैं। भाड़ में जाओ, मैंने चिल्लाया और बिना किसी परवाह के ढाल का आकार अधिकतम तक बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने अपना लिंग इसमें डाला, इसका आकार बढ़ने लगा और ये तभी बढ़ना बंद हुआ जब राक्षस मुझ पर हमला करने वाले थे। धमाका, धप धप धप, पुह, जब तीनों राक्षसों के हमले मेरी ढाल पर टूट पड़े, मुझे 10 से अधिक कदम पीछे हटना पड़ा और खून और औषधि की बोतल उगलनी पड़ी जो मेरे मुंह में मेरे आंतरिक अंगों में लगे झटके के कारण थी। कुछ आंतरिक चोटों के अलावा मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ कि मैंने अनजाने में सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की दूसरी और तीसरी चाल को प्रसारित कर दिया। मैं ढाल का अधिकतम आकार देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। यह मेरे आकार को 2 गुना कर देता है और मुझे एक तरफ से होने वाले सभी हमलों से बचा सकता है। मैंने जल्दी से ढाल का आकार बदलकर सामान्य कर दिया क्योंकि इसका आकार बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मन की आवश्यकता पड़ रही थी। गर्जना गर्जना गर्जना, पीली बिजली वाले बाघ फिर से मुझ पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं तैयार हूं। खटखट, मेरी तलवार एक पीले बिजली बाघ के पंजे के खिलाफ टकरा गई, जबकि दूसरे राक्षस के हमले को चकमा दे दिया और तीसरे के खिलाफ बचाव के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल किया। अब जब मैंने पीले बिजली बाघों की पूरी शक्ति देख ली है, तो मैं उनसे रणनीतिक रूप से बचाव और हमला कर सकता हूं। freewebnovel_com, इन तीनों बाघों में बहुत अच्छी टीम वर्क है और सामान्य चोटी के विशेषज्ञ बाघों के बराबर शक्ति है, लेकिन आखिरकार वे सीमित बुद्धि वाले राक्षस हैं। सही रणनीति के साथ मैं अपनी हानि को न्यूनतम कर लेता हूं और अपने आक्रमण को अधिकतम कर लेता हूं। लड़ाई जितनी लंबी होगी, मेरे लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। मैं राक्षसों से लगातार हमला करता रहा और उनसे बचाव करता रहा। मैं बिना घायल हुए ही कुछ हड्डियों को तोड़ बैठा, लेकिन ये गंभीर नहीं है। जल्द ही 20 मिनट खत्म हो गए। अब मैं फिर से अपने कौशल का उपयोग कर सकता हूं। पहली लहर, मैंने राक्षसों पर हमला करते हुए मन ही मन कहा। इस बार मेरे सिर में थूकने जैसा तेज दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे सिर पर अनगिनत हथौड़े मारे हों। मैं कौशल का उपयोग कर रहा हूं, सर्वोच्च युद्ध अभ्यास कर रहा हूं और साथ ही साथ अपने शोधन इंजन का संचालन भी कर रहा हूं। पिछली बार जब मैंने अपने कौशल का उपयोग किया था, तो मैंने केवल शोधन इंजन को चालू रखा था और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित नहीं किया था।
लेकिन इस बार जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि तनाव के कारण मेरे सिर की नसें एक एक करके फट रही हैं। काटो काटो। इस बार मेरा हमला राक्षस पर पहली बार की शक्ति से हुआ। बिना समय बर्बाद किए मैंने दूसरी बार हमला किया। काटो काटो काट दो। इस बार मैं इतनी रणनीतिक तरीके से हमला करता हूं कि राक्षस को मेरी चालों का बचाव करने का समय ही नहीं मिलता। गर्जना। राक्षसों ने गर्जना की जब मैंने उन पर एक बार फिर कौशल के साथ हमला किया। इस बार मेरा हमला केवल एक राक्षस पर लक्षित था। मेरी कुशलता से एक पीली बिजली वाला बाघ बुरी तरह घायल हो गया है। अगली बार जब मैं अपनी कुशलता का प्रयोग करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे मार सकूंगा। रिया और डीडी अच्छा कर रहे हैं। कॉर्पोरल स्तर के राक्षस और रिया के बीच लड़ाई जारी है। रिया अपने नाइट ग्रेड बूट के साथ इतनी तेज है कि राक्षस को उसे पकड़ने में मुश्किल हो रही है, लेकिन वह राक्षस को घायल करने में भी सक्षम नहीं है। दूसरी ओर डीडी और येलो लाइटनिंग टाइगर जिनसे वह लड़ रही है, दोनों ही बराबरी पर हैं। दोनों के शरीर पर चोटें थीं। एकमात्र मुक्त ऐशलिन है, वह इस लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं करेगी। वह उत्परिवर्तित ग्रे स्पार्क स्पैरो है, जिसे सबसे कमजोर राक्षसों में से एक माना जाता है। वह अपने घर पर समान स्तर के राक्षस से लड़ने में सक्षम थी, लेकिन इस क्षेत्र में राक्षस असामान्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि उसे अपने समान स्तर के राक्षसों को घायल करने में कठिनाई हो रही है। मैंने उससे कहा कि वह हमारी ओर आते किसी शक्तिशाली राक्षस पर नजर रखे। हम लड़ते रहे और समय बीतता गया। मैं पीली बिजली बिल्लियों का बचाव और उन पर हमला करता रहा। धप। मैंने अंततः पहले पीले बिजली वाले बाघ को मार डाला। अब जबकि एक मर चुका है तो इन दोनों को मारना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। रोआर। अपने राजा को मरा हुआ देखकर वे दहाड़ने लगे और उन्मत्त होकर मुझ पर हमला कर दिया। पहले से ही इसे खर्च करते हुए मैं उनके उन्मत्त हमलों के खिलाफ बचाव करता हूं। भाड़ में जाओ। जब मैंने असामान्य उतार चढ़ाव देखा तो मैंने कोसा, और जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि कॉर्पोरल स्तर का राक्षस ऊपर जा रहा है। हमें भागना होगा। यह विचार मेरे मन में आया, एक बार जब ये स्तर ऊपर हो जाएगा तो यह आसानी से हमें मार सकेगा और हम अपनी मौत से भाग नहीं पाएंगे। मैं रिया को भागने के लिए चिल्लाने ही वाला था कि मुझे एक और उतार चढ़ाव महसूस हुआ, और इस बार यह रिया की ओर से आ रहा था। जब मैंने देखा तो डीडी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता चला कि रिया भी आगे बढ़ रही है। कैसा अद्भुत संयोग है।